गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे इंस्ट्रक्शनल स्टडीज ऑफ फिजिकल एंड हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अर्थात शारीरिक तथा स्वास्थ्य बाधित बालकों हेतु अनुदेशनात्मक नीतियाँ। जब स्वास्थ्य तथा शरीर से बाधित बालक सामान्य कक्षा में आए तो अध्यापक के अन्य कार्यों के साथ साथ अध्यापक का एक कार्य यह भी हो जाता है कि वह ऐसे बालकों की अयोग्यताओं, सीमाओं तथा क्षमताओं के बारे में उनको जाने और उनकी अयोग्यताओं और सीमाओं और क्षमताओं के बारे में समझे भी। वह क्षेत्र जिसमें अनुकूलन की आवश्यकता होती है वे उत्तम वातावरण का प्रबंध करते हैं। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप तथा ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें शैक्षिक निपुणता पर बल दिया जाए। सामान्यतः ऐसे विद्यार्थी को स्वयं कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि वे बाधित होते हैं। यदि चिकित्सीय प्रतिबंध के कारण विद्यार्थी कक्षा में क्रियाकलापों में भाग न ले पाए तो कक्षा का मानक बदल देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं इसको कि पहियों वाली कुर्सी का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी हैं ऐसे विद्यार्थी जो धीरे धीरे चलते हैं, उन्हें कक्षा से कुछ मिनट पहले छोड़ा जा सकता है जिससे वह अपनी पहियों वाली कुर्सी पर का प्रयोग करते हुए समय पर पहुंच सकें ताकि वे कक्षा में भी समय पर पहुंच सकें और पढ़ने के लिए भी तत्पर हो जाएं। दिन में भी अगर यदि आवश्यक हो तो विद्यार्थी को विराम करने देना तथा शौचालय जाने देना या शौचालय के अतिरिक्त औषधि लेने देने तथा भोजन करने देना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी के लिए कक्षागत परिवर्तन तो आवश्यक है ही, साथ ही ये भी आवश्यक है कि इन विद्यार्थियों को स्वतः ही अपने कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जो इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। नंबर 1, कक्षाओं की व्यवस्था करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि इन प्रकार के विद्यार्थियों के लिए 2 पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग किया जाना चाहिए अथवा बैसाखी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ऐसे विद्यार्थी अपनी पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग करके या बैसाखी का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकें। साथ ही साथ चलने फिरने की समस्या से प्रभावित बालक भी सामान्य कक्षा के क्रियाकलापों में भाग ले सकें। इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अध्यापक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विशिष्ट विद्यार्थी जो समस्या से प्रभावित विद्यार्थी हैं, जो किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, उनके बैठने की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। पहियों वाली कुर्सी प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को लिखने के लिए बोर्ड अथवा विशेष प्रकार की बनाई गई मेज की आवश्यकता हो सकती है
तथा अन्य विशिष्ट विद्यार्थियों को सहारा देने के लिए कुर्सियों की भी आवश्यकता हो सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में सभी उपकरण सही प्रकार से कार्य करने चाहिए। समय समय पर पहियों वाली कुर्सी का परीक्षण भी करते रहना चाहिए, जिससे वे आरामदायक तथा ठीक प्रकार से बनी रहें और समय समय पर ऐसी पहियों वाली कुर्सियों की मरम्मत कराई जा सके और आयु के अनुसार विद्यार्थी की आयु के अनुसार उन्हें बदला भी जाना चाहिए। विद्यार्थी के कागज को धागे तथा टेप या पेपर के ऊपर नीचे पेन लगाकर मेज पर रख देना चाहिए। पेंसिल को धागे अथवा टेप की सहायता से डैश से बांध देना चाहिए तथा संलग्न कर देना चाहिए, जिससे पेंसिल नीचे ना गिर सके। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप से देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि कुछ बाधित बालकों को प्रश्नों के उत्तर लिखने में बहुत श्रम करना पड़ता है। किसी सामान्य विद्यार्थी से उसके पेपर के नीचे एक कार्बन पेपर कॉपी रखने के लिए भी कहना चाहिए, जिससे उत्तरों की नकल कॉपी बाधित विद्यार्थियों को दी जा सके। यदि विद्यार्थी बीमारी अथवा चिकित्सा के कारण स्कूल आने में असमर्थ हो तो उसे अनुदेशन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वह कक्षा के कार्य में पीछे ना रहे। जो विद्यार्थी मंद गति से कार्य करने वाले होते हैं उन विद्यार्थियों को उपयुक्त कार्य देने चाहिए तथा परीक्षा में भी उन्हें अधिक समय देना चाहिए, जिससे कार्य को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसमें रुचि ले सके। अगला पॉइंट आता है आपका इंस्ट्रक्शनल स्टडीज ऑफ फॉर स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अर्थात बाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अनुदेशात्मक नीतियों। इसमें दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनकी प्रबंधन हेतु अर्थात मैनेजमेंट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अधिकांश दृष्टिबाधित बालकों को दृष्टिहीन समझ लिया जाता है। यद्यपि ऐसे बालक बहुत कम देखे जा सकते हैं। ऐसे बालकों को अवशिष्ट दृष्टिबाधित कहते हैं। यदि बालक को इसका प्रयोग करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो वह अवशिष्ट दृष्टि भी खो सकते हैं। अध्यापक को बालक की अत्यधिक सुरक्षा से बचने के लिए बालकों को सामान्य बालक की तरह दीवार से टकराने देने, गिरने देने तथा उठने देना चाहिए। अध्यापक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालकों को कोई बड़ी हानि न पहुंचे। थोड़ी सी सहायता से नेत्र बाधित बालक समस्त कमरे के आंतरिक तथा बाहरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। अध्यापक नेत्रहीन बालकों की निम्न उपायों द्वारा सहायता कर सकते हैं। वो उपाय निम्न प्रकार से हैं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी को ब्रेल लिपि लिखने के अनुरूप समुचित मेज और कुर्सी उपलब्ध हो जाए।
विद्यार्थी को पर्याप्त स्थान तथा क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वह वहाँ उपकरण, ब्रेल या बड़ी मुद्रित पुस्तक रख सके। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों को ऐसे स्थान पर नहीं बिठाना चाहिए जहां उन पर प्रकाश की चौंध पड़े, जैसे कि खिड़की के पास या तेज प्रकाश आ रहा हो वहाँ पर। विद्यार्थियों को ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए जिससे वे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ क्रियाकलापों में भाग ले सकें। साथ ही अनावश्यक कठिनाइयों से विद्यार्थियों को बचाना चाहिए। यदि किसी अस्थायी कारण से कक्षा प्रबंधन में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना विद्यार्थियों को देनी चाहिए। कक्षा के दरवाजे पूर्णतः खुले हुए रखने चाहिए क्योंकि संभवतः कोई विद्यार्थी दौड़ता हुआ खुले हुए दरवाजे में आ सकता है। विद्यार्थी को जब तक स्वतंत्रतापूर्वक घूमने देना चाहिए जब तक वह कक्षा के रास्ते के बारे में पूर्ण रूप से अवगत न हो जाए। उनको वातावरण के साथ अनुकूलन करने देना चाहिए। कक्ष में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बालकों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह सामान्य बालक के समान निर्देशक के मार्गदर्शक पर निर्भर न हो। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह इधर उधर घूम सकता है या आ भी सकता है और जा भी सकता है। बालकों को क्या करना चाहिए ये बतलाने के लिए अध्यापक सीमित और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग कर सकता है। बालक को वातावरण, कक्ष की प्रत्येक वस्तु के संबंध में बतलाना चाहिए। नेत्रहीन बालकों को क्रिया शब्द भी सीखने चाहिए। बालकों को ध्वनियों को सुनने तथा उनके बारे में बताने के संबंध में भी पढ़ाना चाहिए। नेत्रहीन बालकों को ये सिखाना चाहिए कि कौन सी ध्वनियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टिहीन बालकों को सूंघकर, चखकर तथा छूकर इन माध्यमों से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। दृष्टिहीन बालक की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ये बतलाना चाहिए कि वे बाएं से दाएं कैसे जाएं। जब अध्यापक की विद्यार्थी की बाध्यता को पहचान जाए तो उसे विद्यार्थी को उसी स्तर के अनुरूप पढ़ाना भी चाहिए और उसे समझाना भी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।